इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अलग अलग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स की कंपैरिजन के बारे में। अगर आपने आगे के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप मेरे सभी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में बनाए गए सभी वीडियोस को पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको क्या डिस्कशंस देने वाला हूँ। आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर, ये तीनों जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स है, उन सभी एम्पलीफायर्स के कंपैरिजन के बारे में मैं आपको डिस्कशंस देने वाला हूँ। लेकिन इस डिस्कशंस को देखने से पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आरसी कपल एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है। मतलब कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का बिहेवियर किस तरह का है, और वो जो एम्पलीफिकेशन देता है वो एम्पलीफिकेशन किसके बारे में देता है। मतलब कि एम्पलीफिकेशन दो फॉर्मेट में हो सकते हैं, या तो वो वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हो सकता है, या फिर वो किसका एम्पलीफिकेशन हो सकता है, वो एम्पलीफिकेशन हो सकता है पावर का एम्पलीफिकेशन। फिर यहाँ पे वो इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में भी बात आ सकती है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में भी बात करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ता है कि उसके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, और उस कंपोनेंट्स के साथ साथ वो कंपोनेंट्स से बनी हुई सर्किट किस तरह से अपना काम करती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको इस लेक्चर को देखने से पहले वो जो सभी एम्पलीफायर्स है, उस सभी एम्पलीफायर्स के बारे में बने हुए सभी वीडियोस को डिटेल में देखना जरूरी है। तो अभी तक आपने अगर उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को फिर एक बार से देख सकते हैं, जिसकी वजह से आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप उस सभी वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो उनको देखने के बाद आपके लिए ये वीडियो अच्छी तरह से एक ओवरव्यू साबित होगा, कि जिसकी वजह से आप उन सभी वीडियोस को देखने के बाद और उन सभी एम्पलीफायर्स को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद आप यहाँ पे उसकी कंपैरिजन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं उन सभी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की कंपैरिजन के बारे में। तो हम यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स को मेंटेन करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉस्ट के अकॉर्डेंस में इन सभी एम्पलीफायर के बारे में कौन सा बिहेवियर आता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, फिर उसका ये जो कपलिंग का शेम है वो किस तरह का है, वो किस तरह से इम्पीडेंस को मैच कर सकता है। मतलब कि हम अलग अलग फैक्टर्स को पहले देखेंगे, और उस फैक्टर के साथ साथ इन तीनों एम्पलीफायर्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और उस कंपैरिजन के बाद में हम इस पूरे लेक्चर का क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। और उस कंक्लूजन के में मैं आपको एक टेबल दूंगा, और उस टेबल में आप इस पूरे लेक्चर के ओवरव्यू को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बात करते हैं हम अलग अलग फैक्टर्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन में क्या बन के आता है, डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो कौन कौन से है। एक है आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, दूसरा है डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और तीसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पे एक वर्ड कॉमन है जिसे हमने क्या बोला है, कपल्ड। कपल्ड का मतलब क्या है कि एक स्टेज को जब आप दूसरे स्टेज के साथ जोड़ते हैं तो उन दोनों स्टेज को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ हेल्पिंग कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो उस हेल्पिंग कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कंपोनेंट। तो उस कपलिंग कंपोनेंट के ऊपर से ही हम इन तीनों एम्पलीफायर्स के क्या देते हैं, डेफिनेशन देते हैं। तो पहले डेफिनेशन हम किसके बारे में देखते हैं, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ये डेफिनेशन क्या है, द एम्पलीफायर विच यूजेस रजिस्टर एंड कैपेसिटर एज अ कपलिंग कंपोनेंट्स। मतलब कि कोई भी ऐसा एम्पलीफायर जो कि अपने दो स्टेज को कपल करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, रजिस्टर और कैपेसिटर का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। फिर क्या बात आती है, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो यहां पे डेफिनेशन क्या बन के आती है, all the stages are directly connected to the next stage without any coupling component। मतलब कि यहाँ पे ये जो सभी स्टेजेस है वो सभी स्टेजेस कोई भी हेल्पिंग कंपोनेंट का यूज नहीं करते हैं। वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे कोई भी कपलिंग कंपोनेंट यूज नहीं होता है, और कोई भी कपलिंग कंपोनेंट यूज नहीं होने की वजह से इसका नाम क्या बन के आता है, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर।
फिर क्या बचा? ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, द एम्पलीफायर विच यूजेस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एज अ कपलिंग कंपोनेंट। मतलब कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है दो स्टेज को कपल करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्टेप अप, तो दूसरा कौन सा हो सकता है? स्टेप डाउन। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होने वाला है? यहाँ पे यूज होने वाला है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अच्छी तरह से आरसी रजिस्टर के इन प्लस में यूज होता है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अच्छी तरह से दो स्टेज के बीच में क्या मेंटेन करके देता है? वो हमें अच्छी तरह से इंपीडेंस को मेंटेन करके देता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन की कंपैरिजन समझ में आई होंगी कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करता है एज अ बायसिंग के फॉर्मेट में, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर किसका यूज करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। लेकिन आरसी और ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर के कंपैरिजन में डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर कोई भी हेल्पिंग कंपोनेंट का यूज नहीं करता है, जबकि ये दोनों स्टेज को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या बन के आता है? डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से मेंटेन हो गई होंगी, अच्छी तरह से कंक्लूड हो गई होगी कि ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन उसके ये जो कपलिंग शेम से उस कपलिंग शेम के बिना पर बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं आगे के फैक्टर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने अलग अलग एम्पलीफायर्स की सर्किट दी गई है। ये जो सबसे ऊपर दी गई सर्किट है वो सर्किट किसके बारे में है? डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। आप यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर्स को देख सकते हैं और उसके साथ कनेक्ट किए हुए 3 आरसी रजिस्टर को भी देख सकते हैं। तो ये जो 3 आरसी रजिस्टर है वो आरसी रजिस्टर सभी एक ट्रांजिस्टर के साथ क्या है? कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग कंपोनेंट, कोई भी कपलिंग कंपोनेंट यूज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि ये सर्किट कम से कम कंपोनेंट यूज होने की वजह से क्या है? बहुत ही स्मॉलर साइज में है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ स्टेज हम यहाँ पे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कि ये 3 स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। तो हम इसे 3 स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर नहीं बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेज कनेक्ट किए होने के बावजूद भी उसका ये जो साइज है वो साइज क्या है? वो साइज बहुत ही कम है। तो कहने का मतलब क्या है? कि कम कंपोनेंट यूज होने की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है? उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। फिर यहाँ पे ये जो नीचे लेफ्ट साइड में जो सर्किट है वो सर्किट किसके बारे में है? वो सर्किट आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में है, क्योंकि आप यहाँ पे हर एक स्टेज में 3 कैपेसिटर्स को देख सकते हैं। एक है इनपुट कैपेसिटर, दूसरा है बाईपास एमिटर कैपेसिटर और तीसरा है कपलिंग कैपेसिटर। तो ये जो तीनों कैपेसिटर है वो तीनों कैपेसिटर एक स्टेज में यूज होते हैं और साथ में अलग अलग 4 रजिस्टर यूज होते हैं। वो 4 रजिस्टर कौन कौन से हैं? R1, R2 जो कि कनेक्ट किए हुए हैं बेस टर्मिनल के साथ, और वो बेस टर्मिनल के साथ ये दोनों रजिस्टर R1 और R2 किस तरह से कनेक्शन में होते हैं? पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। और इनपुट कहां से दिया जाता है? इनपुट बेस टर्मिनल के पास से दिया जाता है। और इस तरह से हमारा आउटपुट हमें कहां पे मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है कलेक्टर और एमिटर दोनों के अक्रॉस में। और ये आउटपुट हमें आगे के स्टेज में क्या करना पड़ता है? आगे के स्टेज में हमें कपल करना पड़ता है। और उस इनपुट और आउटपुट को कपल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक कपलिंग कैपेसिटर सी का, जो कि दो स्टेज के बीच में का किस तरह से कनेक्शन में आता है? सीरीज कनेक्शन में आता है। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग स्टेजेस को रिपीट करते हैं तो आपको ये क्या बन के मिलता है? आपको ये बन के मिलता है आरसी कपल मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर।
तो आई होप कि आपको ये डायरेक्ट कपल और आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ये जो सर्किट का एक्सप्लेनेशन था, वो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अच्छी तरह से नोट करने वाली बात ये है कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आप एक स्टेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप 4 रजिस्टर यूज़ करते हैं, 3 कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं और साथ में एक ट्रांजिस्टर का यूज़ तो होना ही है। तो यहाँ पे एक स्टेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल 8 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप अलग अलग स्टेज को एक दूसरे के साथ बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 8 से मल्टीप्लिकेशन में मतलब कि 8, 16 इस तरह से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ होने लगते हैं। तो क्या होता है कि डायरेक्ट कपल ये जो हमारा एम्पलीफायर था उसके कंपैरिजन में आरसी कपल एम्पलीफायर में ये जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी साइज भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर बहुत ही कम प्लेस अक्वायर करता है, लेकिन आरसी कपल एम्पलीफायर उस डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर के कंपैरिजन में प्लेस बहुत ही ज़्यादा अक्वायर करती है। फिर किसके बारे में बात आती है, फिर बात आती है ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर में भी कुछ इसी तरह का सभी पोर्शन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कपलिंग कैपेसिटर की यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कपलिंग कैपेसिटर और आरसी रजिस्टर इन दोनों को रिप्लेस करके हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। मतलब कि इस ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग किसके साथ कनेक्ट हुआ होता है, वो कनेक्ट किया हुआ होता है फर्स्ट स्टेज के साथ, और उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ होता है, वो कनेक्ट किया हुआ होता है सेकंड स्टेज के साथ। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग आगे के स्टेज के साथ और सेकेंडरी वाइंडिंग अपकमिंग स्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों सिग्नल को पार्शियल बिहेवियर देता है, उसी तरह ट्रांसफॉर्मर भी एसी और डीसी दोनों सिग्नल को क्या करता है, पार्शियल बिहेवियर देता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी सिग्नल के साथ काम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम कर सकता है, एसी सिग्नल के साथ काम कर सकता है। क्योंकि लेंस के रूल्स के अकॉर्डेंस में हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी सिग्नल को ही स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकता है, वो कभी डीसी सिग्नल को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं कर सकता है। क्योंकि या तो यहाँ पे मैग्नेटिक वाइंडिंग जो है वो वाइंडिंग मूवेबल होना चाहिए, या फिर ये जो हमारा करंट है वो करंट का फैक्टर क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, मतलब कि वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे यूज होने वाले प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग कैसे हैं, स्टेबल है, मतलब कि वो फिक्स है, वो वेरी नहीं हो सकते हैं, मतलब कि वो मूव नहीं हो सकते हैं। तो वो मूव नहीं हो सकते हैं तो दूसरा फैक्टर क्या, वो दूसरा फैक्टर ये है कि करंट, वो करंट ही वेरी होना चाहिए। तो एसी सिग्नल ही एक ऐसा सिग्नल है जिसमें करंट क्या होता है, वेरी होता है। तो जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी सिग्नल को ही स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकता है, वो डीसी के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इन सभी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स की सर्किट का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से कंक्लूजन मिल सकता है कि ये जो डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो सबसे कम प्लेस अक्वायर करता है, जबकि ये जो आपका आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर से ज़्यादा प्लेस अक्वायर करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर के कंपैरिजन में वो कम प्लेस अक्वायर करता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर में ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का कोइल होता है उस कोइल की साइज बहुत ही बड़ी होती है, जिसकी वजह से इस एम्पलीफायर का ये जो टोटल साइज बन के आता है वो साइज क्या होता है, वो साइज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या बात आती है, कपलिंग कंपोनेंट के बारे में। तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जब आप बात करते हैं आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में, तो यहाँ पे कौन से कपलिंग कंपोनेंट यूज होते हैं, यहाँ पे यूज होते हैं शंट रजिस्टर और कपलिंग कैपेसिटर्स। मतलब कि यहाँ पे यूज होने वाले 3 कैपेसिटर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सी इन, सी और सी ई, जो कि अलग अलग स्टेज में मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन
कपलिंग करने के लिए यूज होने वाला कैपेसिटर तो सिर्फ दो ही होते हैं। एक होता है इनपुट कैपेसिटर और दूसरा होता है कपलिंग कैपेसिटर। लेकिन जब दो स्टेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे सी इन और सी सी दो बार यूज नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि दो स्टेज के बीच में यूज होने वाला कपलिंग कैपेसिटर एज अ इनपुट कैपेसिटर और एज अ कपलिंग कैपेसिटर दोनों एक साथ बिहेव करता है। मतलब कि यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये जो शंट रजिस्टर है वो शंट रजिस्टर अपकमिंग स्टेज का ये जो R2 रजिस्टर होता है वो R2 रजिस्टर ही आपको शंट रजिस्टर के ओर में क्या देता है, बिहेवियर देता है। मतलब कि आपको एक्स्ट्रा शंट रजिस्टर जोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन कहने का कंक्लूजन ये था कि आपको यहाँ पे हर एक स्टेज में एक कपलिंग कैपेसिटर और एक शंट रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा, जो कि दो स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कपलिंग कंपोनेंट्स। फिर डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या आता है कि यहां पे हमें कोई भी कपलिंग कंपोनेंट का यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पहले ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर टर्मिनल होता है वो कलेक्टर टर्मिनल अपकमिंग ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यहां पे कोई भी करंट के आइसोलेशंस की हमें जरूरत नहीं होती है। फिर क्या बात आती है ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। यहां पे हमें एक डिवाइस का यूज करना पड़ता है जो कि साइज में बड़ा होता है और उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि दो स्टेज को एक दूसरे के साथ क्या करता है, कपल करता है। मतलब कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के कंपैरिजन में ये आपका जो शंट रजिस्टर और ये जो आपका कपलिंग कैपेसिटर था, इन दोनों को ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। फिर आगे क्या बात आती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर आप कोई मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को बनाने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब कि कितना पैसा आपको उसे बनाने के लिए चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसे बनाने के लिए लेस अमाउंट चाहिए। तो पहले मैं आपको इस तरह से बता देता हूं कि कम से लेकर हायर की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, लेस, लिस्ट और मोर। लिस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, और लेस का मतलब क्या होता है कि लिस्ट की कंपैरिजन में, मतलब कि यहाँ पे ये जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट बहुत ही कम नहीं होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा भी नहीं होता है, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। और मोर से मतलब क्या है कि इसे बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि ये जो डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसे डेवलप करने के लिए आपको ये जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम से कम है। मतलब कि ये कॉस्ट क्या है, बहुत ही लीस्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कंपोनेंट यूज होते हैं। जैसे हमने सर्किट में देखा था तो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेज होने के बावजूद भी टोटल 6 कंपोनेंट ही यूज हुए थे, क्योंकि हर एक स्टेज में सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट ही है। एक है ट्रांजिस्टर और दूसरा है उसके साथ में कनेक्ट किया हुआ आरसी रजिस्टर। मतलब कि एक स्टेज को डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट ही हमें चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से इसका कॉस्ट बहुत ही कम बन जाता है। मतलब कि डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ये जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है, कम से कम है कंपेयर टू कोई भी अदर एम्पलीफायर्स। फिर क्या बात आती है, फिर बात आती है उनसे भी थोड़े ज्यादा कॉस्ट के बारे में। तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट किसका है, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट नहीं चाहिए होते हैं लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा हो जाते हैं। मतलब कि कोई एक्सपेंसिव कंपोनेंट नहीं है लेकिन अगर ट्रांजिस्टर एक चाहिए हो, अगर उसके सामने आपको अगर 5 ट्रांजिस्टर्स का यूज करना पड़े तो क्या होगा कि एक ट्रांजिस्टर की प्राइस अगर 2 रुपीज है तो 5 की बढ़ के क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगे। मतलब कि कंपोनेंट ज्यादा होने की वजह से क्या हुई, प्राइस इंक्रीज होती है। यहाँ पे कोई हेवी कंपोनेंट या फिर कॉस्टली कंपोनेंट यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाले कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर
तीनों कंपोनेंट कैसे है, तीनों कंपोनेंट बहुत ही चीप है, मतलब कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हर एक स्टेज को डेवलप करने के लिए हमें कितने कंपोनेंट चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं टोटल 8 कंपोनेंट। मतलब कि एक स्टेज को अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको 8 कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से उसका ये जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस को हमने क्या लिख के रखा है, यहाँ पे हमें लिखा है लेस, मतलब कि ये बहुत ही कम तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन ये जो मैक्सिमम प्राइस आती है वो मैक्सिमम प्राइस किसके लिए आती है, वो आती है ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम रिच कंपोनेंट है, मतलब कि यहाँ पे ये जो कॉस्टली कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अगर आप लो वैल्यू का भी यूज करते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। और ये मेंशन करने की बात ये भी है कि हर एक स्टेज में एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है। तो अगर आप 4 स्टेज बनाते हैं तो 4 ट्रांसफॉर्मर चाहिए होंगे। मतलब कहने का ये है कि जितने स्टेज आप बनाएंगे उतने ट्रांसफॉर्मर आपको चाहिए होंगे और उतनी बार आपको वो पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर एक स्टेज का बायसिंग का तो खर्चा आता ही है, मतलब कि वहाँ पे आपको 3 रजिस्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं और साथ में आपको एक ट्रांजिस्टर का भी यूज़ करना पड़ता है। वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तो है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐसा ऐड हो जाता है जो कंपोनेंट उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो मेंटेनेंसी है, उस मेंटेनेंसी को क्या कर देता है, हाई कर देता है। तो इसकी वजह से तीनों ट्रांजिस्टर में, सॉरी तीनों एम्पलीफायर्स में ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट सबसे ज्यादा किसका है, वो है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। और ये जो कम से कम कॉस्ट है वो किसका है, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। वो ये जो कॉस्ट है वो कम होने का कारण क्या है, वो कारण ये है कि यहाँ पे कम से कम कंपोनेंट यूज होते हैं। फिर क्या बात आती है इंपीडेंस मैचिंग के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू बता देता हूं कि इंपीडेंस मैचिंग का मीनिंग क्या होता है। इंपीडेंस मैचिंग का मीनिंग ये होता है कि आउटपुट और इनपुट दोनों का, मतलब कि अगर कोई एक टर्मिनल में से पावर दूसरे टर्मिनल में अगर शिफ्ट होता है तो उन दोनों टर्मिनल के बीच का ये जो पोटेंशियल है, मतलब कि उन दोनों के बीच का ये जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वालिटी में रहना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा पहले टर्मिनल का टोटल पावर है वो टोटल पावर दूसरे टर्मिनल में, मतलब कि ये जो हमारा आगे का टर्मिनल है वो आगे के टर्मिनल में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि पावर का कोई भी लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से पावर का विदाउट एनी लॉस अच्छी तरह से प्रोपेगेशन होता रहता है। तो इस विदाउट एनी लॉस पावर का प्रोपेगेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये जो हमारा इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस को हम क्या बोलते हैं कि ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। क्योंकि जब आप डीसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं, डीसी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो एक क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि उसका रोकने की प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसे एक ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है। उस ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब आप एसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो उस एसी सिग्नल को रोकने के लिए, मतलब कि उस एसी सिग्नल को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने के लिए जो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नहीं प्योर डीसी का यूज करते हैं और ना ही प्योर एसी का यूज करते हैं, हमें एसी और डीसी दोनों का यूज करना पड़ता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम ना ही प्योरली रेजिस्टेंस के बारे में बोल सकते हैं और ना ही हम प्योरली रिएक्टेंस के बारे में बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मर्ज करके एक साथ में एक्सप्लेन करना पड़ता है और एक साथ में यूज करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टोटल जो ऑब्स्टेकल है, मतलब कि ये फुल ऑब्स्टेकल है, तो ये फाइनल ऑब्स्टेकल दोनों का सम बन के आता है। सम किस किस का बन के आता है, रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। तो ये जो इंपीडेंस है वो भी एक तरह का ऑब्स्टेकल ही है, लेकिन ये ऑब्स्टेकल एसी और डीसी दोनों को प्रोवाइड होता है। तो कहने का मतलब क्या था कि ये जो ऑब्स्टेकल है वो ऑब्स्टेकल एसी और डीसी दोनों के साथ में अकॉर्डेंस में अप्लाई होता है। इसलिए मैं आपको इसे क्या बोलता हूं कि ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। तो अगर दोनों टर्मिनल में रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग होता है तो क्या होगा,
कोई भी वोल्टेज का लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से पावर और वोल्टेज एक टर्मिनल में से दूसरे टर्मिनल में विदाउट एनी लॉस अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से यहां तक ये क्या हो जाएंगे, प्रोपेगेट हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग। तो इंपीडेंस मैचिंग तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये जो रिएक्टेंस है, मतलब कि ये दोनों का बीच का ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। और वो इक्वल तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में इंपीडेंस मैचिंग का फिनोमिनन अच्छी तरह से काम करे। तो यहां पे क्या आता है कि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, वहां पे ये जो इंपीडेंस मैचिंग का फिनोमिनन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें यूज होने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसकी एक अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो दो स्टेज के बीच में इंपीडेंस को क्या करके देता है, अच्छी तरह से मैच करके देता है। क्योंकि यहाँ पे इसके ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और उस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का फैक्टर हम लेते हैं, मतलब कि उसके इंपीडेंस मैचिंग के लिए हम उसका ये जो फैक्टर लेते हैं NP/NS। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फैक्टर बन के आता है, वो फैक्टर उसके इंपीडेंस को क्या कर देता है, मैच कर देता है, जिसकी वजह से आपका ये जो पावर होता है वो पावर पहले स्टेज में से लेकर दूसरे स्टेज में क्या हो जाता है, अच्छी तरह से फुल्ली शिफ्ट हो जाता है, अच्छी तरह से फुल्ली क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि पावर का कोई लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से आप कम से कम स्टेज यूज करने के बावजूद भी अच्छे से अच्छा काम ले सकते हैं। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे देता हूं कि अगर आप आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के दो स्टेज यूज करते हैं और वो दो स्टेज आपको जितना काम करके देते हैं उतना काम ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, वो ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज में ही दे देता है। मतलब कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के कंपैरिजन में ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उसकी ये जो एफिशिएंसी है, उसकी ये जो वर्किंग एबिलिटी है, वो वर्किंग एबिलिटी कैसी है, वो वर्किंग एबिलिटी डबल है, मतलब कि ये दुगना काम करके देता है। आरसी कपल ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के आपको दो स्टेज यूज करने पड़ते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर के स्टेज कितने चाहिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन फिर भी वो दोनों काम कितना देते हैं, वो दोनों काम एक दूसरे के साथ इक्वल में देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर की एबिलिटी की वजह से ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ये जो इंपीडेंस मैचिंग है वो क्या देता है, बहुत ही अच्छी तरह से हमें इंपीडेंस मैचिंग करके देता है। फिर क्या आता है कि ये जो डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, तो ये डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होता है कि यहाँ पे दो स्टेज एक दूसरे के साथ किस तरह से कपल्ड होते हैं, डायरेक्टली कपल्ड होते हैं। तो डायरेक्टली कपल्ड होने की वजह से क्या होता है कि बीच का कोई भी कंपोनेंट अपने आप में से करंट में पास होने की वजह से, मतलब कि यहां पे आप बीच में कोई कंपोनेंट यूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि उसके बीच में से तो कोई करंट तो पास होने वाला नहीं है, तो जिसकी वजह से वहां पे करंट कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्स्टेकल अपने आप को फील नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से कोई भी पावर या फिर कोई भी वोल्टेज का लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये करंट, वोल्टेज या फिर पावर दोनों या फिर ये सभी तीनों प्रॉपर्टीज को आप देख लीजिए, ये तीनों प्रॉपर्टी पहले स्टेज में से दूसरे स्टेज में क्या हो जाएंगी, अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मर में अच्छी एबिलिटी थी इंपीडेंस को मैच करने की, जिसकी वजह से उसका इंपीडेंस मैचिंग एक्सेलेंट था। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर की कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ इंपीडेंस को मैच करे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन है, मतलब कि पहला स्टेज अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनता है तो दूसरा स्टेज किस ट्रांजिस्टर से बनता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर से बनता है। फिर तीसरा स्टेज कौन से ट्रांजिस्टर से बनता है, वो बनता है एनपीएन ट्रांजिस्टर से। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एनपीएन बैक टू बैक पीएनपी, बैक टू बैक एनपीएन, इस तरह का कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन होता है। मतलब कि यहाँ पे यूज होने वाले ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसकी वजह से पहले स्टेज का आउटपुट और दूसरे स्टेज का इनपुट दोनों एक दूसरे की चिप को किस तरह से कंपेयर करते हैं, दोनों की चिप एक ही टाइप की आती है। मतलब कि पहले स्टेज के एनपीएन टाइप की वजह से उसका कलेक्टर बना एन टाइप का, और दूसरे स्टेज के पीएनपी के टाइप की वजह से दूसरे स्टेज के ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल बना एन। तो क्या हुआ, पहले का कलेक्टर
दूसरे का बेस, दोनों नेगेटिव नेगेटिव बने, जिसकी वजह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों के बीच में चिप का टाइप कैसा बना, सेम बना, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फ्लो होने वाला करंट ना ही किसी की ओर एक्सेलरेट होगा और ना ही किसी की ओर से रिपेल होगा। तो क्या होगा, ना ही रिपल्सन और ना ही अट्रैक्शन, जिसकी वजह से करंट एक लिनियर प्रोपेगेशन देता है और क्या होता है कि दोनों के बीच में इंपीडेंस का अच्छे तरीके से क्या होता है, मैचिंग प्रोड्यूस होता है। फिर क्या बात आती है कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि उसको इंपीडेंस का मैच दे सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में पावर का बहुत ही लॉस होता है। तो इसकी वजह से आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कभी भी पावर को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। वो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है लेकिन पावर को अच्छी तरह से एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह से आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कभी भी पावर को एम्पलीफाई करने के लिए यूज नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से इम्पीडेंस मैचिंग का ये जो फिनोमिनन है वो फिनोमिनन आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर में एक्सेलेंट इम्पीडेंस मैचिंग है, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में ये गुड है, मतलब कि ये ट्रांसफॉर्मर कपल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है लेकिन अपने आप के लिए वो बहुत ही अच्छा है। और आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कभी भी पावर का अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इसका ये जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो क्या है, इसके कारण में रीजनेबल आता है। फिर क्या आता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व। तो यहाँ पे आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरह से क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है, क्योंकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ये जो वोल्टेज गेन होता है वो वोल्टेज गेन क्या रहता है, एक स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हम इसे यूज कर सकते हैं ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई तो करता है लेकिन कौन से पोर्शन को एम्पलीफाई करता है, वो वोल्टेज के पोर्शन को एम्पलीफाई करता है, वो पावर को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। और फिर ट्रांसफॉर्मर कपलिंग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या आता है कि इसका ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत ही पुअर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी पोर्शन आपको ऐसा नहीं मिलता है कि वहां पे आपको वोल्टेज गेन क्या मिले, कांस्टेंट मिले, मतलब कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की ऐसी रेंज मिले कि जहां पे आपको ये आपका वोल्टेज गेन है, मतलब कि ये फिर आपका कोई भी पावर गेन है या फिर वोल्टेज गेन है वो क्या मिले, आपको कांस्टेंट मिले। अगर वो कांस्टेंट मिलता भी है वो तो क्या है, थोड़ा ही है, मतलब कि ये जो रेंज है वो रेंज क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है किसका, ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, वो कैसा है, बहुत ही पुअर है। तो यहाँ पे आप ये कंपैरिजन दे सकते हैं कि अगर किसी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा है तो वो यहाँ पे किसका है, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। मतलब कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में जो भी अभी तक हमने फैक्टर्स देखे उन सभी फैक्टर में अगर कोई अच्छा फैक्टर मतलब कि उसके लिए हेल्पिंग फैक्टर है तो वो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का फैक्टर ही आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को ऑडियो एम्पलीफायर में यूज होने के लिए क्या बनाता है, कैपेबल बनाता है। जबकि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर है वो कभी ऑडियो एम्पलीफायर में यूज नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि आपका आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पावर को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, वो किसको एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। दूसरी बात, उसमें इंपीडेंस मैचिंग भी अच्छा नहीं है। तो क्या होता है कि आप जब कभी भी ऑडियो एम्पलीफायर में आरसी कपल ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो आपका फाइनल स्टेज होता है उस मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की सीरीज में, तो वो आपका फाइनल स्टेज कि जहां से आप फाइनल आउटपुट लेने वाले होते हैं, वो फाइनल स्टेज कभी भी आपको आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के टाइप का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसका इंपीडेंस मैचिंग क्या है, पुअर है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर वो स्पीकर को दे नहीं सकता है। तो अगर आप मैक्सिमम पावर स्पीकर को देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर को शिफ्ट करने वाला एम्पलीफायर वहां पे आपको यूज करना चाहिए। तो वो एम्पलीफायर कौन सा है, वो एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ही है। तो आपको क्या करना है कि इस लॉन्ग सीरीज के लास्ट के स्टेज में आपको कौन सा एम्पलीफायर कनेक्ट करना है, आपको ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कनेक्ट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम पावर
आउटपुट में से किसको शिफ्ट हो जाएगा, वो आपके स्पीकर को शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्पीकर मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ ब्लो हो सकता है। फिर हमें बीच के बारे में बात करनी है। बीच में क्या आता है, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। देर इज नो एनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बिकॉज इट इज रैंडम फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी बट इट इज बेस्ट। मतलब कि यहाँ पे हमें कोई एक स्पेसिफिक कर्व रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। जैसे हम आरसी के बारे में ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मर के बारे में ये जो कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, वैसा कोई भी कर्व हम कभी भी डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर स्पेसिफिकली लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। तो ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे यूज होती है, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में यूज होती है, या फिर थर्मोकपल्स में यूज होती है, कि जहाँ पे माइक्रोवोल्ट की रेंज में एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और उस सिग्नल को हमें क्या करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो अगर उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई करने के लिए कैपेसिटर जैसे हाई रिएक्टिव कंपोनेंट्स में देंगे, तो क्या होगा कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा, और उस ज़्यादा रिएक्टेंस की वजह से क्या होगा, उसका ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, वो पूरा का पूरा ड्रॉप उस कैपेसिटर के ऊपर ही हो जाएगा, और एम्पलीफिकेशन की तो कोई बात ही वहाँ पे नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन में ये जो एम्पलीफिकेशन है, वो एम्पलीफिकेशन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व बहुत ही अच्छा है, किसके लिए, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ये जो आपके अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया या फिर थर्मोकपल हो गया, इन सभी के अकॉर्डेंस में जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ये जो आपका कर्व है, वो कर्व चेंज हो सकता है। लेकिन काम की बात ये है कि ये कर्व में भी ये जो आपका वोल्टेज का गेन है, वो वोल्टेज का गेन लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बेस्ट है यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशन के लिए। फिर यहाँ पे क्या बात आती है, एप्लीकेशन के बारे में। तो अभी तक के डिस्कशंस में मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बहुत बता भी दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। RC coupled transistor amplifier is good for the audio frequency range used for the music and sound system। तो मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था कि 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के रेंज में आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अच्छी तरह से यूनिफॉर्म वोल्टेज गेन देता है, जिसकी वजह से ये स्पीकर और साउंड सिस्टम में एज अ ऑडियो एम्पलीफायर, मतलब कि वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए यूज हो सकता है, जिसका लास्ट स्टेज किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। फिर क्या बात आती है डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। to amplify the lower frequency signals of photoelectric components and thermocouples। मतलब कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और थर्मोकपल्स होते हैं, जो कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के वीक सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको एम्पलीफाई करने के लिए किसका यूज होता है, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है उस लोअर फ्रीक्वेंसी की रेंज के लिए। और ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर किसके लिए यूज होता है, फॉर द पावर एम्पलीफिकेशन एंड स्पेशली फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग। मतलब कि वो आउटपुट के स्टेज में यूज होते हैं, लास्ट स्टेज में, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी को मैच करके, मतलब कि इम्पीडेंस को मैच करने के लिए। और स्पेशली कहाँ पे यूज करते हैं, स्पेशली हमें यूजफुल है पावर को एम्पलीफाई करने के लिए। और अब हम बाद में देखते हैं इसके कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन में क्या बन के आता है, पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आरसी कपल का कैसा है, एक्सेलेंट है, क्योंकि वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है। डायरेक्ट कपल के लिए क्या है, ये बेस्ट है फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी। एंड ट्रांसफॉर्मर कपल के लिए क्या है, बहुत ही पुअर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी रेंज नहीं मिलती है कि जिसके ऊपर इसका ये जो फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स हो, वो कैसा हो, कॉन्स्टेंट गेन के साथ हो। फिर क्या आता है, कॉस्ट। तो आरसी कपल एम्पलीफायर की ये जो कॉस्ट है वो लो है, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ये जो कॉस्ट है वो बहुत ही, मतलब कि सभी की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें यूज करने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फिर क्या बात आती है, कपलिंग कंपोनेंट। तो आरसी का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर एज अ कपलिंग कंपोनेंट यूज होते हैं।
और ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होता है एज अ कपलिंग कंपोनेंट, और डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं होता है। इसी की वजह से इसका नाम है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अच्छे से अच्छा इम्पीडेंस किसका मैचिंग है, मतलब कि ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। और गुड इम्पीडेंस मैचिंग किसका है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का। और ये जो हमारा पुअर मतलब कि बहुत ही बुरा, जो कि हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, ऐसा इम्पीडेंस मैचिंग किसका है, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। और उसी के कारण हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर यूज करते हैं आरसी कपल एम्पलीफायर की सीरीज के लास्ट स्टेज में। और बाद में क्या आती है, फाइनल में इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या आता है, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज को एम्पलीफाई करने के लिए। और स्पेशली किसको वो एम्पलीफाई करता है, वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। और ट्रांसफॉर्मर कपल किसको एम्पलीफाई करता है, वो पावर को एम्पलीफाई कर सकता है। और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर कहाँ पे यूज हो सकता है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी की रेंज में हमें यूज हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंपैरिजन का ये जो वीडियो था, वो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने ये जो पर्टिकुलर वीडियोस है सभी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के बारे में, वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप उसे फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये सभी एम्पलीफायर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में ही आप इसकी ये कंपैरिजन का ये जो ओवरव्यू है, उस ओवरव्यू को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस लेक्चर का ये जो लेक्चर नोट है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को देखकर इस लेक्चर की फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।